अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम में से काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जो कि ईरान इराक़ से ज़ियारतें करके आए होंगे, और इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी ख़्वाहिश तो होगी ज़ियारतों की, लेकिन आज तक वो ईरान या इराक़ नहीं जा सके होंगे। ईरान से ख़ास तौर पर आने वाले लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएँगे कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग बहुत खुशहाल देखने में आते हैं। वो ऐसा मुल्क है जो कि बिल्कुल एक यूरोपियन अ, मुल्क जैसा तरक्की याफ़्ता मुल्क ही लगता है। हालाँकि देखा जाए तो ईरान पर बहुत सारी यूएस की तरफ से पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान एक देखने में बहुत ही तरक्की याफ़्ता मुल्क लगता है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बिज़नेस करें या जॉब करें, और वो हमेशा अपने पसंदीदा मुल्कों में जाकर जॉब करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं। अपने पसंदीदा शहरों में जाकर बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते और अपने ही मुल्क में कारोबार भी करना चाहते हैं और या फिर बिज़नेस करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो ईरान और इराक़ बार-बार आते जाते रहें ताकि उनकी ज़ियारतें होती रहें, और उन्हीं लोगों में से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि ज़ियारतें भी होती रहें और हमारा कारोबार भी चलता रहे, और अगर हमारा कारोबार वहाँ पर हो जाए या फिर वहाँ से यहाँ तक, तो ये उनके लिए बहुत ही आसानी का सबब बन सकती है। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो इसलिए बनाने जा रहा हूँ ताकि उन दोस्तों को पता चल सके कि अगर आप ईरान में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप ईरान में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो किस तरह आप जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे रिहाइश कैसे होती है, वहाँ के किराए कैसे होते हैं, वहाँ का खाना-पीना, महीने का क्या ख़र्चा होता है, वहाँ की कन्वेंस के बारे में सारी मालूमात मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा ना हो कि हम खो जाएं और आगे आने वाले जो बहुत ही मालूमाती वीडियोस हमारे होंगे वो आप तक न पहुंच सके। तो जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब हम करने वाले हैं शुरुआत अपने वीडियो की। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा की। ईरान का जो वीज़ा होता है वो हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ज़ियारत का वीज़ा ही लेते हैं, और ज़ियारत का वीज़ा सिर्फ़ 1 महीने का होता है, और यकीनन इस ज़ियारत की वीज़े पर हम कारोबार नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके पास ज़ियारत का वीज़ा होता है तो फिर अगर आप बहुत सारा सामान वहाँ लेके जाएँगे या वहाँ से लेके आएँगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आप घर का सामान तो ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए सामान तो ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप सामान नहीं ले सकते। तो ईरान का ज़्यादातर जो वीज़ा यूज़ होता है वो तो ज़ियारत का वीज़ा ही यूज़ होता है। ज़ियारत का वीज़ा बहुत सस्ता भी पड़ता है। लेकिन अगर आप जॉब वग़ैरह या बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए ईरान जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं बार-बार, यकीनन जब कारोबार होता है तो फिर आना-जाना किसी भी वक़्त हो सकता है, तो बार-बार आपको वीज़ा तो नहीं लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर बिज़नेस वीज़ा ही होता है। बिज़नेस वीज़ा जो कि 6 माह का भी होता है और 12 माह का भी होता है। तो बिज़नेस वीज़ा किस तरह लिया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बताऊँ, अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो ईरान के लिए वर्क वीज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुल्कों में वर्क वीज़ा होता है, वहाँ पे लोग जॉब करते हैं, इसीलिए आप बहुत ही कम लोगों को देखा होगा जो कि ईरान जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वर्क वीज़ा होता नहीं है। लेकिन अगर जॉब्स की बात की जाए ईरान में, तो ईरान में जॉब्स इतनी है भी नहीं। वहाँ के जो अपने लोग होते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादातर जॉब्स होती हैं, बाहर के लोग वहाँ पर जाके जॉब नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ पर मज़दूरी है, अगर आप वहाँ जाएँ तो आप वहाँ पर मज़दूरी कर सकते हैं, और मज़दूरी करके आप 20, 30 या 40 हज़ार भी कमा सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मसला फिर वही होगा कि आप वीज़ा कैसे लेंगे और किस वीज़ा पे जाएँगे, तो उसके लिए आपको बिज़नेस वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो जनाब, बिज़नेस वीज़ा की जब बात आती है तो सवाल यही होता है कि बिज़नेस वीज़ा एक आम आदमी कैसे ले सकता है? तो जनाब, बिज़नेस वीज़ा लेने के लिए लाज़मी है कि आप एक बिज़नेसमैन हो, आपका कोई बिज़नेस हो, आपका कोई कारोबार हो, और वो कारोबार रजिस्टर्ड हो।
जब वो आपका कारोबार रजिस्टर होता है तो उसके बाद ही आपको एक वीज़ा मिल सकता है, बिज़नेस वीज़ा ईरान का आप अप्लाई करेंगे और आसानी से आपको मिल सकता है। लेकिन वो किस तरह लिया जाता है, उसके लिए हम एक तफ़सीली वीडियो बनाएँगे जिसमें पूरी उसके बारे में मालूमात देंगे। लेकिन इस वक़्त मैं आपको मुख्तसर इतना बता दूँ, अगर आप बिज़नेस वीज़ा चाहते हैं, तो आप किसी वकील से भी राब्ता कर सकते हैं। वो आपको 10 से 15,000 या जितनी भी उनकी फ़ीस होगी, वो आपसे फ़ीस लेंगे और वो आपको कारोबार आपका रजिस्टर करवा के देंगे। फिर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से वो मिल सकता है। ओके जी, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी जी, सबसे पहले तो आपका जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको रजिस्टर होना लाज़मी है आपका। उसके बाद वो आपसे आपकी मोहर माँगेंगे, आपका एनटीएन नंबर माँगेंगे और आपका पेड माँगेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बिज़नेस वीज़ा के लिए। उसके बाद बात आती है ईरान में कारोबार की, तो ईरान में आप कौन-सा कारोबार वहाँ पे कर सकते हैं या फिर आप आना और जाना चाहते हैं और कुछ अपने साथ लेके आना चाहते हैं, कुछ यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेके जा सकते हैं और लेके आ सकते हैं? अगर आप ईरान से कुछ वहाँ से लेना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ पे आके बेच सकते हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं। उसलिए उसके लिए जनाब ईरान के कंबल जो होते हैं वो बहुत ही मशहूर है। अगर आप वहाँ से लें और यहाँ पे पाकिस्तान में आकर वो बेच दें तो काफ़ी आपको प्रॉफ़िट मिल सकता है। उसके अलावा ईरान के कालीन बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा ईरान के जो पत्थर होते हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। ईरान के जो ओरिजिनल पत्थर हैं उनमें याकूत, फ़िरोज़ा, मरजान, नीलम ये सब ओरिजिनल मिलते हैं ईरान में और उनकी बहुत ही पूरी दुनिया में जो है वो नीड है। उसके अलावा ज़ैतून, ज़ैतून का तेल, खजूर, पिस्ता, अखरोट, ज़ाफ़रान, मछली के अंडे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। आप अपनी फ़ील्ड के हिसाब से वहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर आकर यानी पाकिस्तान में आके बेच सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो पाकिस्तान से स्पोर्ट्स का सामान जो है वो बहुत ही अच्छे रेट पर वहाँ पे आप जाके बेच सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स का सामान जो कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है पाकिस्तान से मिलता है, वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्जिकल का बिज़नेस भी आप कर सकते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं, वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी फ़ील्ड के हिसाब से थोड़ी-सी मालूमात करेंगे और हम भी एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाएँगे, पूरी मालूमात आपको उस वीडियो में ज़रूर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप वहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर रहने की। वहाँ का ख़र्चा कितना आता है रहने का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी मालूमात दे दूँ। अगर आप तेहरान में रहना चाहते हैं तो तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से तेहरान ही ईरान का शहर है, वहाँ का कैपिटल सिटी भी है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए घर का जो किराया होगा तकरीबन अच्छी जगह पर 10 से 12 हज़ार में आपको मिल सकता है। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉज़िट का मसला हो सकता है, वो तकरीबन 2 से 3 लाख आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, लेकिन वापसी आराम से आपको वो हो सकती है जब भी आपका एग्रीमेंट ख़त्म होगा। उसके अलावा अगर किसी दूसरे शहर यानी मशहद हो गया, कुम हो गया, इस्फ़ान या दूसरे शहर जो हैं, वहाँ पे अगर आप रहना चाहें किसी अच्छी जगह पर तो ऐसे समझिए कि 2000 कम आपको वहाँ पे पड़ जाएँगे। उसके बाद अगर वहाँ पे आप रहते हैं तो यकीनन सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो मसला होता है वो होता है यूटिलिटी बिल्स का यानी बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस का बिल। और ये हमारे लिए बहुत ही एक परेशान कुन होता है। लेकिन अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान में ये तीनों चीज़ें बहुत सस्ती हैं और अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपका 1 साल का जो खर्चा है यूटिलिटी बिल्स का वो तकरीबन 4000 से 5000 ही आएगा। बिजली बहुत सस्ती है वहाँ पर, गैस बहुत सस्ता है, पानी ये तीनों चीज़ें आपको 4 से 5000 1 महीना नहीं बल्कि 1 साल के लिए काफ़ी है। उसके अलावा अगर खाने-पीने की बात करें तो खाना-पीना भी ईरान में बहुत ही सस्ता है।
اگر آپ باہر جا کے کہیں پر کھاتے ہیں تو ایک آدمی کا خرچہ زیادہ سے زیادہ 200 روپے آ سکتا ہے ایک نارمل ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، اور وہی اگر آپ گھر پر پکائیں گے تو کافی آپ کو بچت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو ایران ہر لحاظ سے بہت ہی ایک سستا ملک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی آپ کو سٹیزن شپ کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو بالکل نہیں جناب، آپ کو کسی بھی صورت میں وہاں کی سٹیزن شپ نہیں ملے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم شادی کریں گے تو آپ کو وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے گی، لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ شادی کریں گے جا کے تو اس کے بعد بھی آپ کو وہاں کی سٹیزن شپ نہیں ملے گی۔ اگر آپ وہاں پہ شادی کریں گے تو شادی کے بعد بھی آپ کو صرف 1 سال کا ویزا ملے گا، اور وہ ویزا ہر سال رینیو ہوگا، وہ جو لڑکی ہوگی جس سے آپ کی شادی ہوگی اس کی اجازت کے بعد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں کا پرمٹ ویزا آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب ایران میں گھومنا پھرنا اور کنوینس۔ کنوینس ایران میں بہت ہی سستا ہے، کیونکہ ایران میں پیٹرول بہت ہی سستا ہے، 10 روپے کے قریب آپ کو پیٹرول مل جائے گا، تو اس وجہ سے کنوینس بہت سستا ہے اور گھومنا پھرنا بھی بہت سستا ہے۔ اس کی وجہ سے پیٹرول سستا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹرین کے کرائے بھی بہت ہی سستے پڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ بائی ایئر سفر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو بہت ہی سستا پڑتا ہے پاکستان کی بنسبت۔ تو کرائے جو ہیں وہ ٹرین کے اور بائی ایئر سفر کرنے کے، یا پھر آپ لوگ اگر بسز میں سفر کرتے ہیں تو وہ بھی انتہائی کم ریٹ میں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں جناب، اگر ہم کچھ یہاں سے خرید کر ایران میں جائیں تو ہمیں کتنا بچ سکتا ہے۔ تو ایک مثال ہم صرف اسپورٹس کے سامان پر ہی اس وقت میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ 3 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں اسپورٹس کے سامان میں، تو وہاں پر اب جب آپ وہ سامان لے کے جائیں گے تو 15-20 دن آپ کو وہ سیل کرنے میں وہاں پہ لگ جائیں گے، لوکل مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد وہ آپ وہاں پر سیل کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک بچت ہو سکتی ہے، یعنی 15 سے 20 دن میں آپ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ آپ کما سکتے ہیں، اور جب آپ ایران میں رہیں گے وہاں پر تو اتنا خرچہ وہاں پر اتنا نہیں ہے، یعنی بچت آپ کو بہت ہو سکتی ہے۔ اوکے جی، ایک اور سوال آتا ہے کہ جب آپ کو فارسی نہیں آئے گی تو آپ ایران میں کاروبار کیسے کریں گے؟ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ سیل کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو فارسی نہیں بھی آتی تو پھر بھی آپ وہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کاروبار کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ فارسی بھی سیکھ جائیں گے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کاروبار کوئی چیز یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر جب آپ وہ سیل کریں گے تو آپ وہ اپنا جو بھی چیز لے کے جائیں گے وہاں پہ دکھائیں گے، اور ایک کیلکولیٹر لے کر وہاں پہ آپ ریٹ ان کو بتا سکتے ہیں، وہ چیز دیکھ کر آپ سے خرید سکتے ہیں اور زیادہ آرڈر بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اگر آپ ہوٹل میں رہنا چاہیں تو یقیناً ہوٹل تو آپ کو ایک رات کا 1500 سے 20,000 پاکستانی روپے جو ہے وہ ہی چارج کرے گا ایک نارمل ہوٹل، تو یہ ایک مہینے کا تقریباً 60,000، 50 سے 60,000 آپ کا خرچہ ہوٹل میں رہنے کا آ جائے گا۔ تو وہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو یقیناً کسی سستی جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے روم لے لیتے ہیں، کسی سے شیئر کوئی اگر آپ سے روم شیئر کر لیتا ہے تو وہ آپ کو بہت ہی سستا پڑ جائے گا، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 2,500 منتھلی آپ کو پیڈ کرنے ہوں گے، اور آپ کو ایک روم مل جائے گا جس میں آپ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری کوشش رہی کہ ایران کے بارے میں، وہاں کے رہن سہن اور وہاں پر رہنے کے لیے اخراجات کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دی جائے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور کیجیے گا، ہم اس کا جلد سے جلد رپلائی دینے کی کوشش کریں گے۔ انہی ٹاپکس پر تفصیلاتی مکمل ویڈیو ہم انشاءاللہ جلد ہی پوسٹ کریں گے۔ ہم سے کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔